हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की। डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के चैप्टर 3 को, जो हमारा है न्यायपालिका। यूनिट 3 हमारी है केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थान, और चैप्टर इसका 3 हमारा है न्यायपालिका। इसके बाद आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है। सिलेबस आप देख लीजिए, टोटल 3 चैप्टर थे यूनिट 3 में। 2 चैप्टर हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 हमारा, जो न्यायपालिका है। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ग्रुप है, क्योंकि इसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है जो भी आप लेक्चर देखते हैं चैनल पे। तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिचय की, इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, संवैधानिक सरकार पर आधारित किसी राजनीतिक व्यवस्था में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो उसको चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। और उन कानून को बनाना, उन कानून को लागू करना, उन कानूनों को अच्छे तरीके से उसका निर्वहन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ जो है अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं जो है वो काम करती है। तो देखिए, भारत की बात करें तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था 3 पिलरों पर टिकी हुई है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन 3 पिलरों पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था, या यूं कह सकते हैं कि भारत की सरकार जो है वो टिकी रहती है। तो नियम बनाने, लागू करने और नियम की व्याख्या करने के कार्य में विधायिका, जो नियमों को बनाता है; कार्यपालिका, जो नियमों का निर्वहन करता है; और न्यायपालिका, जो ये देखता है कि नियमों का ठीक तरीके से निर्वहन हो रहा है नहीं हो रहा है, या नियमों को पालन करते समय किन दिक्कतों का सामना, किन विवादों का सामना करना पड़ रहा है, उसका निपटारा जो करता है वो न्यायपालिका करता है। देखिए, न्यायपालिका सरकार का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका ही सरकार, नागरिकों और इनके बीच चलने वाले विवादों को दूर जो करता है वो कौन करता है? न्यायपालिका दूर करता है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच या सरकारों के बीच विवाद उठते रहते हैं। देखिए, जब इतना बड़ा देश होता है तो उसमें विवाद उठना एक नॉर्मल सी बात है। तो इन विवादों को दूर करने का काम किसका है? न्यायपालिका है। न्यायपालिका का है। इन विवादों को कानूनी शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा हल किया जाना या हल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। यानी कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर इन विवादों का निपटारा करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। और न्यायपालिका जो है वो एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है। उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष तथा पिछड़े सभी प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पर एक समान कानून होता है। यानी जो न्यायपालिका का प्रावधान रखा गया है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो या पिछड़े किसी भी समाज से हो, कोई भी हो, सभी के लिए एक समान कानून है और एक समान अधिकार जो है वो डिसाइड किए गए हैं। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा करे और कानून के सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। ये न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होती है। यानी जो हमारी न्यायपालिका होती है उसका काम होता है कि भाई, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समूह हो, कोई भी सत्ता पक्षधारी हो या विपक्ष का हो, उसके अधिकारों की रक्षा करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। कोई भी जो विवाद है, चाहे वो दो व्यक्तियों के बीच हो, दो सरकारों के बीच हो या किसी के बीच भी हो, उस विवाद का कानून के कानून के तहत जो है उस कानून के तहत जो है उसका हल करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो होती है वो जो भी सत्ता में रह रही है सरकार, उसके दबाव में काम नहीं करती है। ठीक है। यानी किसी भी सरकार के दबाव से ये अलग रहती है। ये एक तरीके से स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है। भारत की बात करें तो देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। ठीक है। चोटी पर बैठा होता है उच्चतम न्यायालय, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो प्रत्येक देश में एक होता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। भारत में एक उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है।
उसके नीचे आते हैं उच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में हाई कोर्ट। ठीक है। उसके नीचे आते हैं जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं, जिनको हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। तो ये सभी न्यायालय किसके नीचे काम करते हैं? हाई कोर्ट के नीचे काम करते हैं। तो ये न्याय व्यवस्था भारत के अंदर है, जहां पर टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आता है उच्च न्यायालय, उसके नीचे आते हैं जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की बात करें यानी सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। यानी भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था पर आधारित है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शीर्ष पर हमारा उच्चतम न्यायालय है, इसके नीचे उच्च न्यायालय है, और सबसे निचले स्थान पर सत्र न्यायालय, जिसे हम सेशन कोर्ट कहते हैं, वो है। ठीक है, यानी लास्ट डिसीजन दो जो होता है वो किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। इसके बाद उस किसी भी पक्ष को जो है आखिरी आखिरी अंतिम निर्णय के रूप में काम करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट काम करता है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। जो ये न्यायालय की व्यवस्था है, जिसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, इसको लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन, या यूं कहें कि इसकी जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। यह भारत सरकार के अधिनियम के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था के रूप में भी किया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय का काम विवादों को सुलझाना तो है ही है, इसके साथ साथ वो संविधान की अंतिम व्याख्या भी करता है। यदि जब कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है, तो संविधान का पाठ पढ़ाने का काम भी किसका है? वो उच्चतम न्यायालय का है। यानी संविधान की व्याख्या करने का काम भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ये ध्यान रखता है कि किसी भी तरीके से संविधान का उल्लंघन ना हो। ठीक है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों की प्रक्रिया आदि सभी का उल्लेख जो है वो मिलता है। उच्चतम न्यायालय का गठन की बात करें तो देखिए, उच्चतम न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा होता है। यानी उच्चतम न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, और उसके नीचे कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या है वो संविधान अनुच्छेद 124(1) के प्रावधान के अनुसार की जाती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जब हुई थी, उस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 हुआ करती थी। यानी 7+1 या 1+7, 1+7 कह सकते हो। यानी एक जो था मुख्य न्यायाधीश था और 7 जो थे वो अन्य न्यायाधीश थे। जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत में, उस समय ये प्रावधान था कि 8 जो है न्यायाधीशों के साथ उच्चतम न्यायालय को शुरू किया गया था। संसद के द्वारा 1956 में अन्य न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया गया। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 10 कर दी गई। ठीक है, 8 की जगह क्या हो गया? 1+9 हो गया। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। और ये समय समय पर बदलती रही। जैसे कि 1960 में 13 कर दी गई, फिर 1977 में 77 में 17 कर दी गई, 1986 में इसको 25 कर दिया गया, और इसके बाद 2009 में इसे 31 कर दिया गया, तथा 2019 में इसकी संख्या 34 कर दी गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब कब न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव हुआ और कितने कितने न्यायाधीशों को जो है उसमें शामिल किया गया है। तो 2019 में मुख्य न्यायाधीश के साथ जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 34 कर दी गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो किस प्रकार से की जाती है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। देखिए, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? जो सत्ता पक्षधारी सरकार होती है उसके साथ मिलकर के राष्ट्रपति के द्वारा जो योग्य व्यक्ति होता है उसको जो है मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। उसके बाद जब मुख्य न्यायाधीशों को चुनना होता है
जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको जब चुनना होता है तो मुख्य न्यायाधीश के साथ, ठीक है, उसके विचार विमर्श के साथ मिलकर के राष्ट्रपति जो है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जो सत्ता पक्षधारी सरकार होती है, ठीक है, जो लोकसभा के अंदर बहुमत वाली सरकार होती है, उसके साथ मिलकर के राष्ट्रपति जो है चुनाव करता है योग्य व्यक्ति का, उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। फिर मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 144(2) में संविधान शर्त रखता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद अपनी हस्ताक्षर व मोहर के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ये जो अनुच्छेद 144(2) है ये बताता है कि किस प्रकार संविधान के अंतर्गत रहते हुए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किस प्रकार से करनी है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से विचार विमर्श करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझता हो, यानी जो सीनियर होते हैं ना उनके साथ विचार विमर्श करके भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करता है। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भारत के मुख्य न्यायाधीश का मामला एक राजनीतिक विवाद बन गया है। ऐसा क्यों है? देखिए, स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति इसके अंदर जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि देखिए, लोकसभा के अंदर जो चुनी हुई लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार जाती है उसका हस्तक्षेप मुख्य न्यायाधीश को चुनने में कहीं ना कहीं रहता है उस सरकार का। ठीक है, सरकार किसके साथ मिलकर काम करती है? राष्ट्रपति के साथ मिलकर के काम करती है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मामला ये बन जाता है मुख्य न्यायाधीश के चुनाव का, जो आज भी जो है विवादास्पद माना जाता है। 1950 से लेकर 73 तक व्यवहार में यह था कि उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। 1950 से लेकर 1973 तक यह माना जाता था, यह करा जाता था कि जो वरिष्ठ है यानी जो सीनियर व्यक्ति है, ठीक है, जो सीनियर न्यायाधीश है, जो सीनियर जज है, उसको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन 1973 में इसको बदल दिया गया। इस व्यवस्था का हनन कब हुआ? 1973 में हुआ, जब एन राय को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों से ऊपर भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है बना दिया गया। 1973 में ये रूल एक तरीके से बदल दिया गया और एन राय से ऊपर जो थे वो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों के ऊपर जो है एन राय को बना दिया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है। न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला, वो भारत का नागरिक हो, उसे किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल बतौर जज का, बतौर न्यायाधीश उसका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक का वकील होना चाहिए। या फिर राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायवादी, यानी ये वो सम्मानित न्यायवादी व्यक्ति होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यताएं होती हैं न्यायाधीश की। देखिए, न्यायाधीश को हटाने का क्या प्रावधान है? तो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति ऑर्डर कर सकता है, भाई न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश है या उच्चतम न्यायालय का जो भी जज है उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। इसकी भी एक प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है बताता हूँ आपको। देखिए, दो दो चीजें होती हैं जिसके आधार पर इनको हटाया जाता है। या तो कदाचार साबित होने पर, यानी भ्रष्टाचारी साबित हो जाए कोई जज जो है, ठीक है, यानी वो संविधान से ना चल रहा हो, असंवैधानिक फैसले ले रहा हो, भ्रष्टाचार फैला रहा हो, रिश्वत ले रहा हो, या तो ये हो, ठीक है। या फिर अयोग्यता की दिशा में, यानी कि जो भी जज की योग्यता निर्धारित की गई है संविधान के द्वारा उसको वो पूरा ना करता हो, ठीक है, या फिर उसके एक्सपीरियंस में कमी हो, ठीक है, उसकी योग्यता में कमी हो, ऐसी दिशा में जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है, लोकसभा में भी एक प्रक्रिया के थ्रू इनको हटाया जाता है। वो प्रक्रिया या तो लोकसभा में जारी कर सकते हैं या राज्यसभा में जारी कर सकते हैं। यदि प्रक्रिया लोकसभा में जारी करते हैं तो देखिए उसमें क्या है, लोकसभा के मामले में निष्कासन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, निष्कासन प्रस्ताव के अंदर 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके प्रस्तुत जो है इसको किया जा सकता है, किसको? न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को।
निष्कासन प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। जब 100 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके बाद जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास जिसको भेजा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या फिर उसे अस्वीकार कर सकता है। यदि निष्कासन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई जाती है। 3 सदस्यीय टीम गठित की जाती है। अब ये 3 सदस्यीय टीम कौन सी होती है? इसके अंदर कौन कौन होता है? एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय का हो या कोई भी न्यायाधीश हो। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी हो गया, ठीक है। प्रतिष्ठित न्यायवादी व्यक्ति कौन होता है? जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होता है। तो इन 3 व्यक्तियों की एक टीम गठित की जाती है, फिर ये डिसीजन लेती है। और इसी प्रकार से राज्यसभा के अंदर भी निष्कासन प्रस्ताव को लाया जा सकता है, किसको हटाने के लिए? न्यायाधीश को हटाने के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है कि भाई लोकसभा के अंदर तो 100 सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षर प्रस्ताव रखा जाता है अध्यक्ष के सामने, और राज्यसभा में क्या है, इस सदस्य राज्यसभा में क्योंकि सदस्यों की संख्या कम होती है तो इसीलिए यहाँ पर 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करके निष्कासन प्रस्ताव को सभापति के सामने भेजा जा सकता है। बाकी सब रूल रेगुलेशन बिल्कुल लोकसभा जैसे ही है। 3 सदस्यों की टीम बनाई जाती है, वही टीम जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर जो है उस पर फैसला लिया जाता है। अब उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्या क्या होते हैं, यानी क्या क्या कार्य होते हैं एक तरीके से उच्चतम न्यायालय के। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कार्य होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला कार्य होता है उसका मूल क्षेत्राधिकार, उसके बाद सलाहकार क्षेत्राधिकार, उसके बाद न्यायिक समीक्षा की शक्ति उसके पास होती है, कुछ अन्य शक्तियां होती है, और अपीलीय क्षेत्राधिकार होती है। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। मूल क्षेत्राधिकार की बात करें तो देखिए, मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है कुछ ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय ही करता है या कर सकता है। ऐसे मुकदमों को पहले निचली अदालतों में सुनवाई की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं, उन मामलों की सुनवाई जो है वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय करता है या कर सकता है। उनको निचली यानी हाई कोर्ट में जाने की उनको जरूरत नहीं होती, लोअर कोर्ट में उनको जाने की जरूरत नहीं होती। वो मामले सीधा सर्वोच्च न्यायालय में डिस्कस किए जा सकते हैं, वो मामले सीधा सर्वोच्च न्यायालय में चल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप में मौलिक क्षेत्राधिकार रखता है। संघीय न्यायालय यानी कि एक तरीके से सेंट्रल का काम करता है पूरे देश, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक देश का एक होता है तो उसका पूरे देश पर क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। पूरे देश में एक तरीके से रूल रेगुलेशन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है, एक सेंटर के रूप में काम करता है। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे के विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय दे सकता है। किसी भी अगर कोई संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयां कौन कौन सी होती है? सरकार हो गई, ठीक है, कोई भी सत्ता पक्ष विपक्षधारी हो गया, उनके बीच कोई भी विवाद है, ठीक है, तो उस पर निर्णय दे सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कोई विवाद जो केंद्र में या एक से अधिक राज्यों के बीच हो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, उन सब का समाधान करता है कौन? करता है सुप्रीम कोर्ट करता है। मान लीजिए 2 राज्य है, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, आप सभी को पता ही है। तो मान लीजिए ये दो हैं, इनके बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो उन विवादों की सुनवाई जो है वो कहाँ होगी? वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए फैसला सुनाता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, दिल्ली सरकार के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, जिनका निपटारा किसके द्वारा किया जा रहा था? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ही इन सभी विवादों का समाधान करता है, जिसमें दो से अधिक राज्य की सरकारें भी हो सकती है या एक से अधिक राज्य की सरकार भी हो सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का स्थानांतरण भी है, जो अपील का उच्चतम न्यायालय है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, संविधान अनुच्छेद 132 उस स्थिति में किसी उच्च न्यायालय का नागरिक आपराधिक अन्य कार्यवाहियों में किसी न्यायालय के अंतिम आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील हेतु व्यवस्था कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपना केस लोअर कोर्ट में लड़ा, ठीक है, लोअर कोर्ट में उस फैसला आ जाता है उसके अगेंस्ट में, उसके बाद वो हाई कोर्ट में चला जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर देता है फैसले को। हाई कोर्ट में भी उसके खिलाफ फैसला आ जाता है कि भाई आपके खिलाफ फैसला है।
तो व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। तो इसे कहते हैं अपीलीय क्षेत्र अधिकार। यानी व्यक्ति जो है वो अंतिम लड़ाई जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बदल दे और फैसला जो है उस व्यक्ति के पक्ष में आ जाए। तो ये होता है अपीलीय क्षेत्र अधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार को चार भागों में बांटा जाता है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील कर सकता है, ठीक है, कोई भी संविधान से संवैधानिक मामलों से जुड़ा जुड़ा कोई भी मामला है उसमें अपील कर सकता है, ठीक है। दीवानी नागरिक मामलों में अपील कर सकता है, कोई भी सिविल मामला है, ठीक है, उसमें जाकर के अपील कर सकता है, कोई भी घरेलू मामला है, कोई आपराधिक कोई क्रिमिनल मामला है उसके लिए अपील कर सकता है, ठीक है, कोई विशेष अनुमति अनुमति के द्वारा अपील कर सकता है, मान लीजिए किसी लिए बेल के लिए अपील कर रहा है, ठीक है, या कोई विशेष अनुमति है उसके लिए अपील कर सकता है। तो इन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, वो जाकर के अपील जो है वो कर सकता है। तो ये अपीलीय अधिकार होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। सलाह के रूप में क्षेत्राधिकार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है, राय लेने का अधिकार है। सार्वजनिक महत्व में किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठाने पर, मान लीजिए कोई ऐसा कार्य है जो सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हुआ है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? मुख्य न्यायाधीश से। मुख्य न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट का, उससे सलाह ले सकता है। इसके अलावा किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते पर संविदा आदि मामलों में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर, मान लीजिए किसी संधि से संबंधित कोई विवाद है, किसी समझौते से संबंधित कोई विवाद है, तो उस पर सलाह लेनी है राष्ट्रपति को, तो वो जाकर के किससे सलाह ले सकता है? मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, देखिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त होती है सुप्रीम कोर्ट को। उच्चतम न्यायालय को उसके अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय को, उसके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार है। मान लीजिए 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी कि 2019 में, ठीक है, या 2017 में या 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया। अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है भाई ये निर्णय जो है वो गलत है, इस निर्णय को बदला जाना चाहिए, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो अपने ही निर्णय को उसका पुनरीक्षण कर सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, उसको बदल सकता है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय को, आदेश को, जो भी ऑर्डर उसने दिया है, जो भी निर्णय उसने दिया है, वो उसको पुनरीक्षण कर सकता है, यानी दोबारा देख रेख के लिए उस मामले को चला सकता है और उसको बदल भी सकता है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर विधायी व कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता की जांच कर सकता है। उन्हें अधिकारित पाए जाने पर असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। इसके बाद वे कानून सरकार द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यानी कि उस फैसले को पलट करके, जांच बैठा करके, ठीक है, संवैधानिक तरीके से उस फैसले को पलटकर उस कानून को जो है बदल सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। भारतीय उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करने के अलावा दीवानी आपराधिक केसों के मामले में देश में अपीलीय न्यायालयों के रूप में भी कार्य करता है। ये मैंने आपको बता दिया। यह केवल किसी न्यायालय के ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायाधिकरण के निर्णय से अपने विवेक पर किसी भी प्रतिबंध के बिना पुनरावेदन स्वीकार कर सकता है। यानी कि अपने विवेक के आधार पर प्रतिबंध भी लगा सकता है और प्रतिबंध को हटा भी सकता है। ये सभी काम किसके होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। अन्य शक्तियों की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच कोई भी विवाद चल रहा है, इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। उच्च न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है, उनका निपटारा कर सकता है। मान लीजिए हाई कोर्ट के अंदर कोई केस अटका हुआ है, ठीक है, और उसको काफ़ी टाइम हो गया है, हाई कोर्ट उसको संज्ञान में नहीं ले पा रही है, तो उस मामले को ये अपने पास, सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है कि भाई ये मामला मेरे पास लेकर के आओ और मैं इसका निपटारा करता हूँ फटाफट से। तो ये कर सकता है। यह किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने हाई कोर्ट में अपील की, ठीक है, अब वो चाहता है कि भाई इस हाई कोर्ट में सुनवाई ना हो, दूसरे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, तो ऐसा स्थानांतरण, ट्रांसफर, केस ट्रांसफर का काम भी कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय कर सकता है। अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय की विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी।
यानी कि अनुच्छेद 141 हमें ये बताता है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विधियां बनाई गई हैं वो भारत के सभी हाई कोर्ट को फॉलो करनी होगी। यानी सभी हाई कोर्ट जो है वो उच्चतम न्यायालय को एक तरीके से फॉलो करते हैं, उसके नियम कानूनों को मानते हैं। सभी पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करते हैं। जितने भी बड़े बड़े पद हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, आईपीएस आईएएस कोई भी हो, उन सभी का काम क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के रूप में वो कार्य करते हैं। उच्चतम न्यायालय को न्याय अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसका देश के सभी न्यायालयों एवं पंचायतों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। यानी पूरे देश के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी जिला कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पंचायत है, ठीक है, जो भी है, उन सभी पे कंट्रोल किसका है, नियंत्रण किसका है, सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण है। सुप्रीम कोर्ट जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे जो है कानून बना सकती है, ठीक है, कानून का निर्वहन करवा सकती है। न्यायिक सक्रियता और पीआईएल। देखिए न्यायिक सक्रियता और पीआईएल क्या है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है, अवधारणा को अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसका जो उद्भव हुआ था वो अमेरिका में हुआ था सबसे पहले, न्यायिक सक्रियता का। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में आया था। 1970 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक सक्रियता को अपनाया गया था। अभी न्यायिक सक्रियता थी क्या, तो देखिए न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी एस देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी। इसका मतलब ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, व्यू करेगा, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि भाई सभी डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कमी हो रही है, कहाँ पर नागरिकों के अधिकारों को वंचित किया जा रहा है, नागरिकों के अधिकारों को जो है रोका जा रहा है, कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ाने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से था। यानी कि जो भी नागरिकों के अधिकार उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है, समाज में न्याय को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और न्यायपालिका आगे बढ़कर इस कार्य को अपनी न्यायपालिका आगे बढ़कर इसमें अपनी भूमिका को निभाए। इसमें था क्या भाई, न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य अंगों को अपने संवैधानिक दायित्व के पालन करने के लिए बाध्य करना। यानी न्यायपालिका के द्वारा ये काम किया गया कि भाई सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी अंग हैं, उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में रहकर अपने कार्य का निर्वहन करें, ठीक है, अपने कार्य को ठीक प्रकार से करें। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन था जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कोई भी व्यक्ति जनहित में, यानी जनता के हित में, मान लो कोई कार्य होना है, ठीक है, या फिर जनता के हित में कोई ऐसा फैसला सुनाया गया है जो जनता के हित में नहीं है, उसको चुनौती देनी है, तो जनहित याचिका दायर की जा सकती है। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर किसी विवाद में कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। उच्च न्यायालय, इसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो देखिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 2214, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान के अनुच्छेद 214 में ये प्रावधान रखा गया है, ठीक है, कि भाई प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है और न्यायालय एक संवैधानिक प्रतिष्ठा है। इस समय देश में भारत की बात करें तो 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें 6 साझा उच्च न्यायालय भी है। अब ये साझा उच्च न्यायालय क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। संविधान संशोधन अधिनियम 7 के अनुसार संसद में किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। यानी संसद में एक संविधान संशोधन अधिनियम 7 बनाया गया है जिसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बना दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए छोटे राज्य हैं, उनके लिए अलग अलग हाई कोर्ट निर्माण ना करते हुए उनके लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान रखा गया है। तो ये था साझा उच्च न्यायालय। अब इसमें उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय है, ठीक है, चंडीगढ़ में है जो। असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका एक एक है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संसद विधान अनुसार एक उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को भी
किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है। यानी कि कोई भी केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, उसको कम कर सकती है, ठीक है। उसके लिए कौन सा हाई कोर्ट डिसाइड करना है ये काम कर सकती है, संसद के द्वारा बनाया गया नियम है ये। उदाहरण के लिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसके लिए एक उच्च न्यायालय रखता है दिल्ली के लिए, ठीक है। वहीं हरियाणा और पंजाब के लिए एक उच्च न्यायालय है। जबकि मद्रास उच्च न्यायालय पांडिचेरी पर काम करता है, केरल उच्च न्यायालय जो है वो लक्षद्वीप पर काम करता है, मुंबई उच्च न्यायालय दादर नगर हवेली पर काम करता है, ठीक है। कोलकाता उच्च न्यायालय जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी काम करता है, और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ क्षेत्र पर काम करता है। तो इससे ये एक प्रावधान था कि भाई दो राज्यों के लिए, दो से दो अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का जो है वो एक हाई कोर्ट का निर्धारित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो देखिए, उच्चतम न्यायालय से भिन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई न्यूनतम संख्या नहीं होती। यानी इसमें कोई न्यूनतम संख्या डिसाइड नहीं की जाती है। राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या तय की जाती है। जिस प्रकार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय की गई थी, उस प्रकार इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर कोई न्यूनतम संख्या नहीं है, कितने भी हाई कोर्ट के जज जो है वो डिसाइड किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको चुनता कौन है? उसको चुनता है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, और राज्यपाल, ठीक है, और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के हाई कोर्ट के जज को चुनते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने की अपेक्षा की जाती है। संविधान में काम को निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन काम का प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए संविधान के अंदर जो है ये प्रावधान रखा गया है कि भाई काम यदि ज़्यादा बढ़ जाता है तो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को किया जा सकता है। ये जो नियुक्ति होती है स्थायी नियुक्ति होती है, और 2 वर्ष की अवधि से अधिक ये नहीं हो सकती है। कोई भी न्यायाधीश सामान्यतः 62 वर्ष की आयु तक काम कर सकता है, अपने पद पर रह सकता है। एक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा दुराचार अथवा क्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, जिसको राष्ट्रपति हटा सकता है। या तो वो कि उसको भ्रष्टाचारी पता चल जाए कि भाई जो न्यायाधीश है वो भ्रष्टाचारी है, या क्षमता के अनुरूप उसको नहीं लगाया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर आकर के, निष्कासन प्रस्ताव के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति के पास निम्न योग्यताएं होती हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये एक तरीके से योग्यता होती है किसी भी उच्च न्यायालय में जज का पद प्राप्त करने के लिए। उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार की बात करें तो देखिए, मौलिक अधिकारों को बाध्यकरण हेतु आज्ञा पत्र अथवा आदेशों को जारी करने का अधिकार होता है। किसका? हाई कोर्ट का। यानी कि जो भी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के लिए बाध्य, यानी मौलिक अधिकारों का यदि कहीं हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होता है हाई कोर्ट का, ठीक है। उसके लिए कोई भी ऑर्डर निकालना हो, कोई आदेश निकालना हो, ये अधिकार हाई कोर्ट का होता है। उच्च न्यायालय ना सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि किसी भी कानूनी अधिकार के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकारों के लिए, बल्कि कोई भी कानून अधिकार जिसका हनन किया जा रहा है उसके खिलाफ रिट जारी कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। सशस्त्र बल संबंधों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरण के अधीक्षण का अधिकार भी रखता है कौन? हाई कोर्ट। संविधान की व्याख्या में से संबंधित मामलों को अधीनस्थ न्यायालयों से स्वयं को हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है हाई कोर्ट। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों को अधीनस्थ रखने का काम, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय से स्वयं को हस्तांतरित करने का अधिकार है किसके पास? हाई कोर्ट के पास। उच्च न्यायालय के अधिकारियों व सेवा कर्मियों को नियुक्त करने का अधिकार भी किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। जो भी अधिकारी, जो भी सेवा कर्मी काम करते हैं उनको किस प्रकार से नियुक्त करना है, कैसे उनकी सेवा को समाप्त करना है, ये सभी काम किसका? हाई कोर्ट का है। इसके बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। एक होता है अधीनस्थ न्यायालय, एक होता है जिला न्यायालय, ठीक है। सेशन कोर्ट कहते हैं एक को, और एक को कहते हैं जिला न्यायालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उच्च न्यायालय के अधीन जो काम करते हैं इसे कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जिन्हें भारतीय संविधान में अधीनस्थ न्यायालय के रूप में जाना जाता है।
यह न्यायालय राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के कारण अस्तित्व में आए थे। उनकी नामावली और पदनाम राज्य में अलग अलग होते हैं, अलग अलग राज्य में इनके नाम अलग अलग होते हैं। सभी राज्य जिलों में ये विभक्त होते हैं, यानी प्रत्येक राज्य में एक जिला कोर्ट होता है। आपको सभी को पता ही होगा, आपके जिले में एक कोर्ट होगा, ठीक है। तो उस जिला कोर्ट के अंदर ही होता है ये सेशन कोर्ट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जिला कोर्ट। सेशन कोर्ट का सेशन कोर्ट को कहते हैं सत्र, सत्र न्यायालय। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादातर जो क्रिमिनल केस जो होते हैं ना, वो सत्र न्यायालय के अंदर सुने जाते हैं। और जो ये जिला न्यायालय होते हैं, इसके अंदर दीवानी मामले, ठीक है, घरेलू मामले जो होते हैं वो सुने जाते हैं ज़्यादातर जजों के द्वारा। जिला न्यायालय के अधीन अतिरिक्त जिला न्यायालय, उप न्यायालय होते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के विशेष न्यायिक न्यायाधीकरण की अदालत होती है। प्रथम श्रेणी की न्यायिक अधिकारी की अदालत होती है, जिसमें कारखाना अधिनियम, श्रम कानून के लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत होती है। आप सभी ने देखा होगा, आपके एरिया में बहुत सारे लेबर कोर्ट से रिलेटेड जो कोर्ट होती है वो अलग होती है ना, उसे कहते हैं श्रम कानूनों के लिए बनाई गई विशेष अदालत। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करने वाली अदालतें होती हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में काम करती है। ऐसे ही जिला न्यायालय है, ठीक है। जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के अपीलीय सुनवाई करता है। जिला न्यायालय का मुख्य कार्य यही होता है, अपीलीय सुनवाई करना। यह न्यायालय विशेष निधि के अंतर्गत मौलिक विषयों का परिज्ञान लेते हुए संविधान अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्र सुनिश्चित करता है। जिला न्यायालय की नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। नियुक्ति हेतु 7 वर्ष सम्मानित अधिवक्ता अथवा वकील रहा हो या संघ राज्य सेवा का अधिकारी रहा हो। यानी कि जो जिला न्यायालय का जो जज होता है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, या तो 7 वर्ष का उसके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर वो किसी संघ राज्य लोक सेवा में, यूपीएससी से, ठीक है, इन सभी में कोई अधिकारी रहा हो तो उसको नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य की न्यायिक सेवा हेतु जिला न्यायाधीशों के अलावा व्यक्तियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा उसी के द्वारा उसके निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य न्यायिक सेवा में संबंधित सभी व्यक्तियों की तैनाती, पदोन्नति तथा अवकाश अनुमति जैसे मामलों में जिला न्यायालय तथा उसकी अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। यानी मेन जो काम होता है, इसका क्या काम होता है, जो भी न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति है, ठीक है, उनकी पदोन्नति, ठीक है, उनकी एक तरीके से सर्विस का पूरा देख रेख जो है वो उसका काम होता है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, ये जिला न्यायालय के होते हैं। मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जिला न्यायालय और सेशन कोर्ट जो होता है उनका क्या काम होता है। सेशन कोर्ट में जो होता है, क्रिमिनल केसों को ज़्यादातर लड़ा जाता है, और जिला न्यायालय में दीवानी मामले को ज़्यादातर जो है सुलझाना, इसका विवादों का सुलझाना जो किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।